असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी में भी किसी ज़माने में रहे और राज्य के मंत्री रहे, वो पूरी तरह से नफरत की सियासत मोदी और अमित शाह जी के इशारे पर करते हैं। चूँकि असम में भी चुनाव है और हेमंत बिस्व शर्मा को ये लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनका और उनकी पत्नी का जो बड़ा भ्रष्टाचार है वो जनता के सामने जा सकता है, इसलिए वो सोशल मीडिया की आवाज़ को भी दबाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसी हमारी शिरकत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को करना बहुत मुश्किल काम होता है, चूँकि आप सब लोगों को अपनी स्टोरी को प्रिंट मीडिया के साथियों को प्रिंट में भेजना होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को एडिट करके यूट्यूब आदि पर डालना होता है इत्यादि। उसके बाद भी बड़ी संख्या में आप सब लोग शामिल हुए हैं, इस बात के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज स्वर्गीय पंडित नेहरू जी की जन्म जयंती है। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भारी भूमिका, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, अंबेडकर के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के आज़ादी के आंदोलन को धार देने में, उसका राजनीतिक विमर्श तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज़ादी के बाद जो नया भारत बना, आज़ादी के बाद जो इस देश के अंदर संविधान के माध्यम से संस्थाएं खड़ी हुई, उस संस्थाओं की और संविधान की पूरी परिकल्पना के पीछे अगर किसी एक व्यक्ति का विचार हम समझते हैं कि था, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी तरफ से, ज़िला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से और कांग्रेस के तमाम साथियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ आज देश के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती भी है। देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी इसलिए बन पाई हैं कि इस देश के अंदर हमने संविधान के माध्यम से संस्थाएं खड़ी करने का काम किया। विशेष रूप से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया को हम उसका एक हिस्सा मानते हैं। और लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि जनता ही मालिक होती है और जनता ही फैसले करती है कि राज्य के स्तर पर और देश के स्तर पर शासन करने का अधिकार किस दल को या किस व्यक्ति को होगा। पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव के पश्चात इस देश का राजनीतिक विमर्श पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई देता है। लोकतंत्र की जड़ें हमारी जितनी मजबूत थी, उस लोकतंत्र की जड़ों को लगातार कमज़ोर करने का प्रयास शाह और तानाशाह के इशारे पर देश की संस्थाओं के माध्यम से, विशेष रूप से इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अन्य संस्थाओं के माध्यम से लगातार लोकतंत्र को और जमहूरियत को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने समय समय पर ये बात कही है और वो लगातार इस बात की आवाज़ को पूरे देश के अंदर मजबूती के साथ बुलंद करने का काम कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर देश में जमहूरियत कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कुछ दिनों पहले प्रेस वार्ता के माध्यम से ये तय कहा कि हरियाणा में 25 लाख फर्जी मतदाताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के जीते हुए चुनाव को भी चोरी करने का काम किया है। उन्होंने 25 लाख फर्जी मतदाताओं का डेटा मीडिया के माध्यम से देश की जनता के सामने प्रस्तुत करते हुए इलेक्शन कमीशन से सवाल भी किया, मगर इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। एसआईआर के माध्यम से इलेक्शन कमीशन देश के लोगों के मताधिकार का दुरुपयोग करना चाहता है। मताधिकार से पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को और समाज के कमजोर वर्गों को वंचित करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का काम चल रहा है। 4 तारीख अंतिम तिथि है। हम समाज के सभी कमज़ोर वर्गों से ये गुजारिश करना चाहते हैं और विशेष रूप से विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं से ये आग्रह करना चाहते हैं कि एसआईआर को बहुत जिम्मेदारी के साथ लीजिए, इसलिए कि बिहार के नतीजों के जो रुझान आ जा रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 37
47 लाख से अधिक मतदाताओं को बिहार में SIR के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ने बाहर करने का काम किया। और हमें ऐसा लगता है कि बिहार में वोट चोरी करने का प्रयास भी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन ने किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी चाहता हूं कि ये बात मछली शहर में, जौनपुर जनपद में और पूर्वांचल के जनपदों में आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और अन्य जो मीडिया के दूसरे टूल्स हैं उनके माध्यम से ये बात पहुंचे कि लोकतंत्र के बुनियादी विचार को, वोट देने के अधिकार को, संवैधानिक मूल्यों को, संविधान के मूल विचार पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से प्रभावित होकर लगातार उस पर हमला करने का प्रयास कर रही है। मगर कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे जज्बे के साथ हम ईमानदारी से अपने नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की देखरेख में जिम्मेदारी के साथ जमीन पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई प्रमोद सिंह जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई आरिफ साहब और हमारे जो दूसरे मोर्चा संगठन हैं NSUI, युवा कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित विभाग, ये सारे साथी मिलकर पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे। 27 का विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के पहले एक फाइनल चुनाव है, सेमीफाइनल चुनाव है और 29 का लोकसभा का चुनाव एक फाइनल चुनाव समझा जाएगा। तो हम पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। मीडिया के साथियों का कोई भी प्रश्न है तो वो आमंत्रित है। आपने पंचायत चुनाव का जिक्र नहीं किया। हाँ, पंचायत चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पंचायत चुनाव का जो मूल विचार था वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का था। पंचायत में जो भूमिकाएं महिलाओं की निर्धारित हुई वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के विचार के चलते संभव हो पाया। पंचायतों को जो अधिकार प्राप्त हुआ, पंचायतों को जो धन प्राप्त हुआ, वो सारा का सारा विचार स्वर्गीय राजीव गांधी जी के विचार के चलते ही जमीन पर उतर पाया है। पंचायत का चुनाव हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पंचायत के चुनाव में गंभीरता से लगकर कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशियों को, और जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नहीं होंगे वहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिम्मेदारी से चुनाव लड़वाकर जितवाने का काम करेगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव भी हम जीतेंगे यूपी में। बीजेपी के लोग तो साहब अब दुनिया का कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। जब रिगिंग करनी है, जब वोट चोरी करनी है, जब वह संवैधानिक संस्थाओं को हाशिए पर डालना है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव जीत सकती है। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये गुजारिश करना चाहता हूँ, बाई इलेक्शन भी कुछ राज्यों में हुए हैं, जिसमें तेलंगाना में जुबली हिल्स का हुआ है, जिसमें राजस्थान में उपचुनाव हुआ है। इन उपचुनावों में जहाँ पर हमें लगता है कि रिगिंग नहीं हुई है, जहाँ फर्जी वोटर नहीं बने हैं, वहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। लेकिन जहाँ पर पूरे राज्य का चुनाव हो रहा है वहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव इस तरह से हारता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना देश के किसी भी राजनीतिक पंडित ने नहीं की थी। तो हमारा स्पष्ट समझदारी है कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से चुनाव में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि सामान्य नहीं है। चुनाव में जो है फोकस रहेगा या नहीं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है और हम हर चुनाव को बेहद गंभीरता के साथ लेते हैं। त्रिस्तरीय चुनाव को भी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस कमेटी की और शहर कांग्रेस कमेटी तो उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी की देखरेख में पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे जनपद के अंदर 9 विधानसभा में और दोनों लोकसभा में जिम्मेदारी के साथ लड़ेगा। इसमें कहीं किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दिल्ली लाल किले में अभी लांच हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तो इस तरह के ब्लास्ट दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से होते रहते हैं। खास तौर से पार्लियामेंट का अटैक हुआ था,
पार्लियामेंट का अटैक हुआ था, वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय पार्लियामेंट का अटैक हुआ था। और कांग्रेस पार्टी तो विशेष रूप से इस आतंकवाद से प्रभावित रही है। हमारी पार्टी के शीर्षस्थ नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारी पार्टी के शीर्षस्थ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह जी और हमारे हजारों कार्यकर्ता देश में आज़ादी के आंदोलन के समय और आज़ादी के आंदोलन के बाद आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसलिए हमें इस बात का एहसास है कि आतंकवाद इस देश के लिए कितना घातक है और इससे कितना नुकसान इस देश के लोगों का होता है। सोशल मीडिया जो बातें फैलाए मतलब दिखा रही है सच्चाई जमीन की जो है, आसाम की सरकार ने जो है कहा है कि ऐसे सोशल मीडिया के खिलाफ जो है कार्रवाई करने जा रही है लोग, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ लोगों को भी डराया जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से शाह और तानाशाह, इस देश की हर उस आवाज़ को दबा देना चाहते हैं जो आवाज़ लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करती है। और इसलिए आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता हों या विपक्ष के नेता हों या मीडिया के साथी हों, जो लोग भी मजबूती के साथ किसी तरह की कोई बात केंद्र से या राज्य से सवाल करते हैं, उन लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, उनको जेल की सगलाखों के पीछे भेजा जाता है और कुछ नहीं तो उनके घर पर तथाकथित बुलडोज़र बाबा बुलडोज़र भी भेजने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोज़र के मूल विचार पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फोरम है। पिछले बार लोकसभा के चुनाव के समय 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। ये अयोध्या में भी बड़ी बुरी तरह से चुनाव हारे थे। काशी में मोदी जी चुनाव हारते हारते बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे। और उत्तर प्रदेश में जहां इनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी 80 में से 78 लोकसभा की सीटें जीत जाएंगी, हम सोशल मीडिया के साथियों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मोदी सरकार के कारनामों की पोल खोली थी, जिसकी वजह से यहाँ के युवाओं ने और आम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनादेश दिया था। असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी में भी किसी ज़माने में रहे और राज्य के मंत्री रहे, वो पूरी तरह से नफरत की सियासत मोदी और अमित शाह जी के इशारे पर करते हैं। चूंकि असम में भी चुनाव है और हेमंत बिस्व शर्मा को ये लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनका और उनकी पत्नी का जो बड़ा भ्रष्टाचार है वो जनता के सामने जा सकता है, इसलिए वो सोशल मीडिया की आवाज़ को भी दबाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसी हमारी समझदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बुलडोजर बाबा के ऊपर तो एक्शन लिया और उन्हें जो है नोटिफिकेशन भी जारी किया। उसके बाद भी कोई अगर आरोपी खाली अगर बन जाता है तो उसका बुलडोजर से घर भी। देखिए, इससे ये पता चलता है कि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार भी कानून को अपने हाथ में रखना चाहती है। इससे ये भी पता चलता है कि बुलडोज़र बाबा बुलडोज़र के नाम पर एक तरह का राजनीतिक आतंक फैलाना चाहते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि बुलडोज़र के नाम पर कोई भी ऐसी आवाज़ जो आवाज़ सत्ता के खिलाफ हो, उस आवाज़ को दबाने की नापाक कोशिश की जाती है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि कभी भी कोई भी राजनीतिक दल लगातार सत्ता में नहीं रहता, जनता समय समय पर परिवर्तन करती रहती है। इसलिए राजनीतिक दलों के नेताओं को राजनीतिक शुचिता का पालन करते हुए विपक्ष के नेताओं के साथ भी और कार्यकर्ताओं के साथ भी और मीडिया की जो निष्पक्ष आवाज़ें हैं उन आवाज़ों को भी दबाने की जो कोशिश की जाती है, ये हम समझते हैं कि लोकतंत्र के और जमहूरियत के मूल विचार के खिलाफ भी है और संविधान के मूल विचार के खिलाफ भी है। राहुल गांधी कितने सबूत देने के बाद भी जो है चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? सारे सबूत जो है वो मीडिया के सामने जो है उन्होंने रखा है। देखिए, चुनाव आयोग तो ऐसा लगता है कि श्री ज्ञानेश गुप्ता जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने जो पत्रकार वार्ता की थी वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी या संबित पात्रा जी जिस तरह से बात करते हैं, उस तरह से देश के चुनाव आयुक्त बात कर रहे थे। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग ऐसी जगहों पर बैठे हैं जो जज के रूप में हैं, जिनके हाथ में इंसाफ करना लिखा है, अगर वो लोग ही इंसाफ के नाम पर वो पार्टी बन जाए तो इस देश के लिए और इस देश की जनता के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि इस तरह के संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग भी अगर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में
आवाज़ को बुलंद करेंगे तो आम जनता ही फिर इन आवाज़ों को रोक सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ भी हैं। अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।